आज आपके लिए दो न्यूज है, एक गुड न्यूज एक बैड न्यूज। शुरुआत बैड न्यूज से करेंगे। पूरे देश में अगर किसी से भी पूछा जाए कि इंडिया का सबसे अच्छा बेस्टेस्ट फ्रेंड कौन है, तो सभी लोगों में से 90% लोग जो हैं वो रशिया का नाम लेंगे। क्योंकि इंडिया और रशिया के सिर्फ नॉर्मल बायलैटरल रिलेशन नहीं है, मतलब ये दुनिया को चौंकाने वाला ही होगा कि इंडिया रशिया उस तरीके से ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन ये जो ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं रशिया और इंडिया के बीच में है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जब इंडिया ने बार बार यूरोपियन सैंक्शंस, वेस्ट के सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए रशिया के ऑयल को खरीदा, इंपोर्ट किया, रशिया के वॉर टॉर्न इकोनॉमी को सेव किया उनके ऑयल को खरीद करके। लेकिन वही इंडिया को जब रशिया की नीड हुई, रशिया को जब इंडिया ने रिक्वेस्ट किया, मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रशिया ने इंडिया के रिक्वेस्ट को मना कर दिया। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि रशिया के पाकिस्तान के साथ इंजन डील की। हाँ, पाकिस्तान का JF, ये आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ है, ये मतलब DNA का भी रिपोर्ट है। तो आपको पता होगा कि ये जो JF-15 है, JF-16, 17 जो भी JF-17 है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया मतलब एक एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना के द्वारा बनाया जाता है। चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर बनाते हैं, वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाता है। और वो JF-17 के बारे में आप सभी को आइडिया होगा कि कैसे पाकिस्तान मतलब मेथोडिकली, मतलब ब्रॉडली जो JF-17 का इस्तेमाल इंडिया के अगेंस्ट में करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये चीज देख ली है। अब ये जो JF-17 का जो इंजन है, इस इंजन को कौन बनाता है आप गेस कीजिए? वो बनाता है रशिया। फिर क्या आता है बात कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया को बोला कि आप इस तरह के जो इंजन्स को बनाते हैं उसको बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पाकिस्तान को सप्लाई मत कीजिए। इवन आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम टेरर अटैक, जब हमने ये चीज रशिया को कन्वे की, तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी रशिया ने इस रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने कंटिन्यू, मतलब अपने जो एक्सपोर्ट थे इंजन के, वो पाकिस्तान को कंटिन्यू रखा। देखिए, जो चाइना के द्वारा JF-17 बनाया जाता है पाकिस्तान के हेल्प से, उसमें ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 तो इतना एडवांस नहीं है, ब्लॉक 3 बहुत एडवांस्ड है, जिसमें आप ये देखिए, इसमें जो इंजन लगता है वो कहीं ना कहीं JF-17 में RD-93MA इंजन लगता है। इससे पहले RD-93 लगता था, अब MA एक वेरिएंट आया है जो अपडेटेड वेरिएंट है। अब इसकी वजह से जो JF-17 का जो मॉडल है वो और ज्यादा एडवांस हो जाता है। ऐसे ही मैं आपको बता दूं कि JF-17 जो है वो फोर्थ, या कुछ लोग इसको 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बोलते हैं। तो इसमें इस तरह की फैसिलिटी जो है वो आ जाएगी। PL-15 जो कि चाइना मेड मिसाइल है वो इसमें माउंट किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, मतलब अच्छा एडवांस फीचर है, ऐसे समझ लीजिए। और इसका ये भी कहना है कि जैसे इंडिया में मेजॉरिटी कौन सा एयरक्राफ्ट है, तो सुखोई 30 जो कि रशियन मेड है, उसी तरीके से पाकिस्तान के पास JF-17 है, जो कि कहा जाता है, इनके हिसाब से कहना है कि रफाल से भी बेटर है। अब चाइनीज मेड जो एयरक्राफ्ट होगा वो कहीं यूरोपियन मेड एयरक्राफ्ट से बेटर कैसे हो सकता है? अब देखिए, इसमें ग्रेटर थ्रस्ट होगा, ये फ्यूल को कम फ्यूल में ज्यादा, मतलब माइलेज एक तरीके से अच्छा देगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस जो है वो बेटर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट भी बढ़ाया जाए, इस तरह से ये सारी चीजें की जाए। उसके बाद बात की जा रही है कि रशिया के साथ जो हमारा, मतलब जो हम हाईली डिपेंडेंट रहते हैं, कि कोई भी वेपन, अभी भी बात कर रहे हैं कि कैसे हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं उन्होंने भी बोला था कि हम वापस से जो S-400 है वो, उसकी डील जो है वो रशिया के साथ कर सकते हैं, क्योंकि S-400 बहुत अच्छा रहा है इंडिया के साथ। तो अब हम वापस से इस चीज़ को वापस से रिकंसिडर कर सकते हैं कि क्या हमें रशिया के ऊपर से उतना ही भरोसा करना चाहिए जैसा हमने भरोसा किया है। लेकिन अब एक गुड न्यूज़ की बात यह है, पर गुड न्यूज़ से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि होता है यार, ये जियो पॉलिटिक्स है। पर देखो, जियो पॉलिटिक्स एंड लाइफ में एक यही चीज़ कॉमन है। जैसे इंडिया ने रशिया की हेल्प की, कब हेल्प की? तो एक इमेजिन कीजिए कि आपका दोस्त है जिसको बहुत ज़रूरत है आपकी, एंड यू आर हेल्पिंग देम इवन इफ यू आर ब्लीडिंग। मतलब आप खुद भी एक बुरे कंडीशन में हैं, बट फिर भी आप अपने फ्रेंड की हर तरीके से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जब वही फ्रेंड आपको बैक स्टैब करे तो फिर हर्ट होता है। बट क्या कर सकते हैं, यही तो जियो पॉलिटिक्स है, एंड यही लाइफ भी है। दूसरा गुड न्यूज ये है कि अभी पुतिन का एक मीटिंग चल रहा था, एक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें पुतिन ने इंडिया के, आप देखिए ये सिचुएशन होता है, इससे इंडिया नाराज हो जाती है। फिर जाकर के ये वाला, जब पुतिन के साथ इंटरव्यू होता है तो पुतिन जो है वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं इंडिया के बारे में, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देते हैं कि जब हमें पता है कि USA के द्वारा बहुत सारा सैंक्शंस इंडिया के ऊपर में लगाया गया है, 25% जो है वो टैरिफ
लगाया गया है और 25% जो है वो एक तरीके से सेकेंडरी सैंक्शंस लगाया गया है, मतलब सेकेंडरी टैरिफ लगाया गया है, क्योंकि हम जो है रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहे। ठीक है, तो 25% जो है हमको रशिया की वजह से मतलब पेन झेलना पड़ रहा है। तो अब रशिया के जो पुतिन है वो कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल अगर खरीदेंगे तो आपको 25% का लॉस होगा, मतलब जो आप यूएसए को बेच पाते थे अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। और अगर आप रशिया के साथ ऑयल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे तो आपको तो लॉस होगा ही। तो अब जाकर के उनसे जब पूछा गया तो उनको उनके हिसाब से ये बात बोला गया कि जो नरेंद्र मोदी हैं ये बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी आदमी हैं और ये कभी नहीं अपने देश को किसी के सामने झुकने देंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ही इज़ अ वाइज फ्रेंड ऑफ रशिया, ही इज़ अ वाइज फ्रेंड ऑफ पुतिन। और इसी वजह से उन्होंने बोला कि वो कभी झुकेंगे नहीं और ना ही उनका देश जो है वो झुकेगा, क्योंकि जो मतलब वेस्ट का जो एग्रेशन रहा है इसको चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे मतलब ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो, वो झुक सकता है यूएसए के सामने, लेकिन एक इंडिया ही है जो अभी तक डटा रहा। सही बात है, इंडिया ने कितना भी हमारे ऊपर लॉसेस लगाए गए, चाहे वो हमारे देश के जो आईटी सेक्टर होता है उसके ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, H1B वीज़ा के ऊपर में उन्होंने उसको कर्व किया, उसके बाद जो हमारा फार्मेसी सेक्टर है उसके ऊपर भी मतलब टैरिफ लगाया गया रशिया यूएसए के द्वारा। उसके बाद अब बात की जा रही है कि मतलब और भी तरह के सैंक्शंस टैरिफ जो हैं वो लगाए जा सकते हैं। हावर्ड लोटनिंग का कहना था, आपको पता ही है कि 1 महीने के अंदर जो है वो इंडिया दौड़ते हुए यूएसए के पास आएगा, मतलब बैग करते हुए कि भाई हमें जो है वो सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन 1 महीने से कहीं ज्यादा हो गए हैं और अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। तो इसी के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बट आपको अगर मेरे से कनेक्ट करना हो तो आस्क प्रशांत 03 से आप टेलीग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर यूपीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन न्यूज आपको मिलता रहेगा। साथ में अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम से के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों का यूजर नेम यही है। अब बात करते हैं कि ये जो करंट क्राइसिस है जिसमें रशिया के द्वारा ऐसा बोला गया है कि भैया आपको इंडिया को जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम में क्या है कि भाई इंडिया का प्रॉब्लम है कि इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल तो खरीदता है लेकिन रशिया को बेच नहीं पाता है। ठीक है, ये यहां तक हमको पता है कि 50% सैंक्शंस वगैरह लगाया गया है। बट दिक्कत क्या है, तो पहले ऑयल वाला सिचुएशन पूरा क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझाएंगे। यहां पर देखिए, जो यूक्रेन वॉर होता है 2022 से पहले, उस सिचुएशन तक इंडिया जो है वो 1% तेल खरीदता था बस रशिया से। जनरली हम किससे खरीदते थे? सऊदी अरेबिया और इराक से। लेकिन जब वेस्टर्न का सैंक्शंस हिट होता है रशिया के ऊपर में, तब हम क्या करते हैं, 25 से $30 का पर बैरल हमें डिस्काउंट दिया जाता है रशिया से। मतलब कि जहां अगर 110 112 जनरल ऑयल प्राइसेस है पूरा दुनिया में पर बैरल का, तो इंडिया को रशिया जो है वो 80 से $85 बैरल में मतलब ऑयल सप्लाई करता था रशिया। तो इसी वजह से जो 23 और 25 के बीच में रशिया जो है वो इंडिया के लिए सबसे पहला कंट्री बन जाता है जो कि जिससे हम सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं। अगर पूरे क्वांटिटी की बात करें तो इंडिया जो है अपने नीड का 85% ऑयल रशिया से खरीदता है। और समझिए कि हमें कितना कैसे मिलता है, तो $80 का एवरेज हमें मिलता है पर बैरल। मतलब आप समझिए कि 20 से 30% डिस्काउंट रेट पे इंडिया से मतलब रशिया से हमें मतलब मिलता है। ठीक है, तो अब इससे फायदा इंडिया को ये मिला कि भैया इंडिया के अंदर में जिस तरह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस राइज हुआ तो बाकी दुनिया में मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा। ठीक है, लेकिन इंडिया में इसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। मतलब हमने पेट्रोल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए, हम जो है वो 5 से 6%, जहां यूरोप 10 से 12% इन्फ्लेशन झेल रहा था, इंडिया में 5-6% इन्फ्लेशन था। और इसकी वजह से ये हुआ कि अगर ऑयल का प्राइसेस नहीं बढ़ेगा तो जो सप्लाई डिमांड है, जो इंडिया की मार्केट की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट रही। और इसकी वजह से जो नॉर्मल सा आप समझ सकते हैं कि प्राइस होता है, जो कमोडिटी का प्राइस होता है, वो ऑयल के प्राइसेस के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। तो वो अगर ऑयल का प्राइसेस नहीं बढ़ा तो कमोडिटी का प्राइस भी नहीं बढ़ा, जिसकी वजह से जनरल इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा। और इससे मतलब इसकी वजह से जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं अपने देश की तो मदद कर ही पाया था, साथ में पूरे दुनिया की भी मदद करता है। कैसे मदद करता है, तो इस प्राइस की पे रशिया से $80 पर बैरल के हिसाब से रशिया से ऑयल खरीदता था, बाकी दुनिया में $100 पर बैरल के हिसाब से ऑयल बिकता है। अब सिचुएशन देखिए कि बाकी की दुनिया रशिया से ऑयल नहीं खरीद सकती है, लेकिन इंडिया खरीद सकता है, क्योंकि इंडिया के ऊपर में सैंक्शंस नहीं लगे थे उस टाइम पे। तो इंडिया क्या करता था कि सस्ते दामों पे रशिया से ऑयल खरीद लेता था, अपने देश में IOC, BPCL, रिलायंस, नायरा जैसे जगह पर वो उसी ऑयल को, जो कि क्रूड ऑयल होता था, उसको प्रोसेस करता था, रिफाइन करता था, बाद में जाकर के उसी ऑयल को जो है इंडिया जो है वो यूरोप को बेच देता था, जिसकी वजह से यूरोप में भी जो प्राइसेस है वो कहीं
कहीं ना कहीं स्टेबल रहे हैं। तो इसकी वजह से इंडिया ने यूरोप के शॉक को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी। अब इससे मैंने आपको बताया कि कैसे इंडिया को खुद बेनिफिट होता है। और इसके बाद जब रशिया से हमने 20 से 30% का जब मतलब कम में हमने प्राइस ये खरीदा, तो इसकी वजह से मैंने आपको बताया कि कैसे पूरी दुनिया का शॉक इसने अब्जॉर्ब किया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस चीज को लेकर के रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने इंटरव्यू में एड्रेस किया, वो ये है कि हम रशिया से तो ऑयल खरीद लेते हैं, मतलब रशिया से हम $63.84 बिलियन का हम ट्रेड करते हैं, मतलब 63.84 बिलियन का हम जो है वो रशिया से प्रोडक्ट खरीदते हैं। इतना पैसा $60 बिलियन रुपीस जो है वो कहां जाता है, इंडिया से रशिया जाता है। लेकिन रशिया हमसे कितना प्रोडक्ट खरीदता है, कितने वैल्यू का, तो सिर्फ 4.8, मतलब हम $60 बिलियन का सामान खरीदते हैं रशिया से, और रशिया हमसे खरीदता है कितना, $5 बिलियन का सामान, जिसकी वजह से ट्रेड इंबैलेंस बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं 2021-22 में रशिया का ट्रेड इंबैलेंस इतना था, और वही 2022-23 में रशिया का ट्रेड इंबैलेंस इतना हो जाता है, 24-25 में वो और ज्यादा बढ़ जाता है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है तो डॉलर में तो नहीं खरीद रहा है, चाहे तो रुपये या मतलब युआन में खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया जो है, रशिया को हम पेमेंट करते हैं पैसे देकर के, तो जो रूपी करेंसी हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल खरीदने के लिए, तो उनके देश में बहुत सारा रूपी का अंबार लग चुका है, और उस रूपी का वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉलर तो है नहीं जो यूज कर पाएंगे। और अब रशिया जो है वो इंडिया से कोई सामान खरीदता नहीं है, क्योंकि एक ज्योग्राफी भी एक रीजन है। अब क्या हो रहा है सिचुएशन कि अब पुतिन ने डायरेक्टली बोला है कि हम जो है वो रशिया का जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है उसमें हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, तो भाई जो इंडिया सबसे ज्यादा फार्मा सेक्टर में हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते थे, वेस्ट के ऊपर में, जिसमें मेजॉरिटी हम जो है वो यूएसए को अपना फार्मास्यूटिकल्स, अपना जो मेडिसिन है वो बेचते थे। जो कॉटन होता है वो सबसे ज्यादा किसको बेचते थे, हम यूएसए को बेचते थे। उसके बाद जो हमारी सर्विसेज सेक्टर है वो किसके ऊपर में बेस्ड है, वो यूएसए के ऊपर में बेस्ड है। अब यूएसए क्या कर रहा है, इन तीनों सेक्टर के ऊपर में टैरिफ लगा दिया है, चाहे वो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, या फिर आप देख सकते हैं कि जो फार्मेसी है उसके ऊपर भी लगा दिया गया है। खैर जेनेरिक मेडिसिन अभी बिक रही है, बट फिर भी। तो अब ये बोला जा रहा है रशिया के द्वारा कि जो इंडिया फार्मेसी के लिए, अपने सभी सेक्टर्स के लिए यूएसए या वेस्ट के ऊपर में डिपेंडेंट है, भाई रशिया के लोगों को भी तो मेडिसिन की जरूरत है ना, तो हम किसी से काहे लेंगे, हम यूरोप से काहे लेंगे, हम जो है वो इंडिया से लेंगे। उसके बाद जो इंडिया अपने चाय, कॉफी, राइस, स्पाइसेस, शुगर, डेयरी और प्रोसेस फूड की वजह से जाना जाता है पूरी दुनिया में, और जिसकी मतलब जो हम सप्लाई करते हैं यूएसए और यूरोप, और रशिया हमसे नहीं करते, तो रशिया बोला है कि हम जो है वो इंडिया से एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट हैं वो खरीदेंगे। टेक्सटाइल्स और अपैरल में भी यही सेम चीज हुआ है कि रशिया के लोग भी अब देखो हैं तो भाई ठंडे प्रदेश में, वो तो उनको भी जैकेट, उनको भी स्वेटर की जरूरत होती होगी, और हम टेक्सटाइल के मामले में तो भाई राजा आदमी है, तो इसीलिए इस मामले में भी हम जो है वो रशिया का हेल्प कर सकते हैं, रशिया को हम अपने प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स और साइबर वाले सिस्टम में भी इंडिया और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं कोलैब कर सकता है। उसके बाद रूपी रूबल सिस्टम जो है ये हम 2.0 भी शुरू कर सकते हैं। कैसे, तो रूपी रूबल ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं, बहुत पहले आपने सुना होगा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट वाला, बहुत ज्यादा यूपीएससी में चर्चा में रहा है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि रशिया को कह सकते हैं कि आपके पास जो बहुत फालतू का पैसा बचा हुआ है, रुपी बचा हुआ है, उसको आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए। किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए, मैं आगे आऊंगा। तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, सोवरेन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, SEFS, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि स्विफ्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है वो कहीं ना कहीं उससे रशिया को बाहर कर दिया है। तो ये सिस्टम को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें इंडिया और रशिया जो है वो कहीं ना कहीं साथ मिलकर बना सकता है, अपने देश के लिए भी और इंडिया के लिए। जैसे ब्रह्मोस हम आज रशिया के साथ मिलकर बनाते हैं, उसी तरीके से हम फार्मेसी भी बना सकते हैं। रशिया जो है वो इंडिया में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकता है उस रुपीज से, कि भैया प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते हैं हम इंडिया में, जिससे जो इंडिया का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको हम इंडिया में ही प्रोसेसिंग यूनिट से प्रोसेस करेंगे और अपने देश को भेजेंगे, क्योंकि वहां तो उस तरीके से एग्रीकल्चर तो नहीं होती होगी। उसके बाद डिफेंस प्रोडक्शन में भी कि मेक इन इंडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, और जैसे रशिया जैसे पूरे दुनिया में इंडिया का जो डिफेंस लेड इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं, तो वो और ज्यादा ग्रो होगा। ब्रह्मोस के साथ हम जो है वो बाकी फील्ड में भी जो है वो एक साथ काम कर सकते हैं, वेपन्स बना सकते हैं। एग्रीकल्चरल प्रोसेस, मैंने आपको बताया, एनर्जी कोऑपरेशन भी, कि कैसे ओएनजीसी विदेश जो है
और सही बात है भी कि हम देख रहे हैं कि रशिया का जो फार ईस्ट है, जो व्लादिवोस्तोक वाला रीजन है, या फिर रशिया का जो नॉर्थ आर्कटिक वाला जो मतलब रूट है, उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हम INSTC ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि हम इंडिया से जो मतलब चाबहार पोर्ट के थ्रू जो है वो रशिया तक जा सकते हैं, उसको अगर हम बेटर बना ले। लेकिन इसमें प्रॉब्लम किस क्या आ रहा है भैया? चाबहार पोर्ट किसके पास है? ईरान के पास है। तो ये इंडिया को देखना होगा, और इससे जो है हम 30 से 40% हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो बच जाएगा। 25 दिन में हम जो है वो पैसा डबल कर लेंगे, नहीं मतलब 25 दिन कम में हम वो अपने प्रोडक्ट को भेज पाएंगे। उसके बाद रशिया और इंडिया जो है वो बाकी बहुत सारी चीजों में भी वो कर सकता है। हमें आपको पता है कि जो मतलब एक सेकेंड, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में भी कर सकता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और जो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हम बनाते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से इसरो जो है वो पूरे दुनिया में जाना जाता है कि अपने कम से कम प्राइसेस में हम सैटेलाइट बना लेते हैं, हम सैटेलाइट मतलब स्पेस में भेज पाते हैं, रॉकेट भेज पाते हैं। तो इस तरीके से रशिया का जो रोस्कोमोस है और इसरो है वो दोनों साथ में काम कर सकता है। रशिया जो है वो स्पेस और साइबर वॉरफेयर में भी इंडिया की हेल्प कर सकता है। आर्कटिक तो कॉपरेशन तो मैंने आपको बताया ही। अब देखिए, इसकी वजह से फायदा ये हो रहा है कि रशिया, देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, इसमें इंडिया का जो लॉस है वो कम होगा, क्योंकि इंडिया के ऊपर में टैरिफ लगा है यूएसए का। और दूसरा चीज ये है कि अभी इंडिया और चाइना का रशिया और चाइना का जितना अच्छा रिलेशनशिप है, उतना अच्छा रशिया इंडिया का नहीं है। क्यों? क्योंकि रशिया और चाइना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, ट्रेड इनबैलेंस कम होता है, इसकी वजह से दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन उस तरीके से रशिया के साथ हमारा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ट्रेड इम्बैलेंस बहुत है। हम अभी ऑयल ही सिर्फ रशिया से मेजरली खरीद रहे हैं। तो अगर हम रशिया के ऊपर में डिपेंडेंट हो सकते हैं और रशिया हमारे ऊपर में डिपेंडेंट हो जाए और हमारा ट्रेड बेनिफिट होने लगे, ट्रेड में हमें म्यूचुअल बेनिफिट मिलने लगे, तो कहीं ना कहीं रशिया के साथ और अच्छा रिलेशन बन जाएगा। और इससे हम पूरी दुनिया को भी ये मैसेज दे सकते हैं कि देखो, भारत झुकने वाला नहीं है, रशिया भी नहीं झुक रहा है। कितना भी आप नेटो की तरफ से प्रेशर डलवा लीजिए, यूएसए कितना कोशिश कर लिया, लेकिन फिर भी रशिया ने अपने अटैक्स को जारी रखा है यूक्रेन में। वही सेम चीज इंडिया भी कर सकता है। डोमेस्टिक रशियन बेनिफिट्स भी मिल सकता है कि अगर हम देखो, पीपल अभी क्या है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज है, उसके बाद अगर हम पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाएं, रशिया के लोग इंडिया आए गोवा में सेलिब्रेट करने के लिए, समर वेकेशन मतलब मनाने के लिए इंडिया के लोग रशिया जाए, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में, जो इंजीनियरिंग के सेक्टर में हम जा सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में जा सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होगा। और इसी चीज को जो पुतिन है उन्होंने इसको मतलब एम्फेसाइज किया है कि भाई रशिया जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेगा और मेडिसिन लेगा इंडिया से, और उन्होंने मोदी जी को एक वाइज फ्रेंड और एक नेशनलिस्ट लीडर बताया है। अब सिचुएशन क्या है कि भाई अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जो इंडिया और रशिया के बीच में जो बहुत अच्छा मतलब संबंध बनने के आसार हैं, वो और मजबूत हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर ब्रिक्स भी स्ट्रांग होगा, और ब्रिक्स स्ट्रांग हो गया तो फिर ब्रिक्स करेंसी को आने वाले टाइम में कोई नहीं रोक सकता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या हमें इंडिया का रशिया के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाना चाहिए और अच्छे रिलेशन करना चाहिए, ताकि जो जिस तरीके से रशिया ने अभी हमारे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है, हमने जो बोला था कि पाकिस्तान को इंजन सप्लाई मत करो, फिर भी वो कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में अगर ट्रेड रिलेशन अगर अच्छा होगा तो क्या रशिया इस तरह से रिजेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विथ जय हिंद। और आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके प्यार से हमने इस चैनल को 6000 तक पहुंचा दिया है, तो इसको थैंक यू सो मच इस चीज के लिए। और अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके।